नमस्कार। एक तरफ कल हम G20 की कामयाबी पर खुशियां मना रहे थे, दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर के अंदर हमारे जवान शहीद हो रहे थे। क्या हो गया है यहाँ पे? एक तरफ हम कहते हैं कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है, वहाँ पे मिलिटेंसी खत्म हो गई है, रजौरी में खत्म हो गई है, लेकिन फिर ये कैसे हो रहा है? बहुत दुखद समाचार है ये। कल जिस तरह से रजौरी के अंदर और कश्मीर में कोकरना के अंदर हमारे जवान जो शहीद हुए हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त है, सहन नहीं हो पा रहा कि इतना बड़ा एक फंक्शन हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ से 40 करोड़ का देश, जिसमें से आधे से ज्यादा लोग भारत के साथ हमदर्दी रखते हैं, और वो हमें कट पे कट दिया जा रहा है। आखिर कब तक बयानबाजी होती रहेगी कि पीओजे खुद हमारे साथ आ जाएगा, हम पीओजे पे कब्जा कर लेंगे। जब भी ऐसा बयान कोई हमारा नेता देता है, तभी कश्मीर के अंदर ऐसी ही वारदात होती है। कब तक हम सहते रहेंगे? आज हमारे साथ स्टूडियो में है ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आपने चैनल पे बुलाया, रियली ग्रेटफुल। डॉक्टर साहब, बहुत दुखी हृदय से आज का शो कर रहे हैं हम। बहुत दुख हुआ है हमारे जवान जो है, जिस तरह से ऑफिसर, यंग ऑफिसर कश्मीर में और रजौरी में शहीद हो रहे हैं। एक तरफ हम कह रहे हैं कश्मीर सब ठीक ठाक है, G20 में पूरी दुनिया को यहाँ बुला के हमने दिखा दिया, कश्मीर को दिखा दिया। और क्या यही इंतजार कर रहा था पाकिस्तान कि G20 खत्म हो, यहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष बाहर चले जाए, कश्मीर से बाहर चले जाए, सब फंक्शन खत्म हो, हम फिर अटैक करते हैं, फिर अपनी औकात पे आ जाए? कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये जो कल हमारे 3 शहीद हुए हैं ऑफिसर्स, 2 जवान शहीद हुए हैं कराल एरिया में, मैं इन सब की आप सब की तरफ से इनकी फैमिलीज़ को अपनी संवेदना प्रकट करता हूं, और इन जवानों को, वीर जवानों को, ब्रेव हार्ट्स को, चाहे वो ऑफिसर्स थे, जवान्स थे, उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। परंतु मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं अपने देश के वासियों को कि ये जो इन्होंने काम किया है, ये एक इस तारीफ के काबिल है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। तो इसलिए हमने इनके परिजनों की तरफ इनको श्रद्धांजलि देनी है, परिजनों की तरफ अपनी संवेदना व्यक्त करनी है, बट एट द सेम टाइम हमने दुखी नहीं होना है। हमने इनकी जो शहादत है उसको बेकार नहीं जाने देना है। ये कोई एक रोने का टाइम नहीं है, ये एक टाइम है जब हम अपने पे गर्व करें कि इन्होंने हमारा सीना ऊंचा किया है, हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की कीमत दी है। तो इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए, चाहे कोई भी हो रहा है, कैसे हो रहा है, जो हो रहा है। बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको पीछे इसकी पृष्ठभूमि में लेकर जाना चाहूँगा। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी कल फिर बोला कि हमको पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। कल मैं एक नेशनल टेलीविज़न शो पे था रात को, वहाँ भी एक कश्मीर के एक बड़े सज्जन आए, लोन साहब थे जी, हमको बातचीत करनी चाहिए। बातचीत किससे करनी है? हमने जो आदमी जिससे हम पिछले 70-75 साल से बातचीत कर रहे हैं, और वो बातचीत का नतीजा हमें हमेशा कुछ और ही देता है। वाजपेयी साहब गए, कारगिल दिया, उसके बाद मोदी साहब अनप्रेसिडेंटेड स्टॉप में गए नवाज शरीफ की बेटी की शादी में, उसके बाद फिर कुछ तमाशा मिला। तो इस तरह से जब भी आप बातचीत करते हैं तो वो कभी आपको 65 देते हैं, कभी आपको 71 देते हैं, कभी आपको कारगिल देते हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी पे आपने उनको 80% पानी दे रखा है 6 रिवर्स का, आपके पास सिर्फ 20% है, उसके बाद भी वो आपको गन देते हैं। तो बेसिकली जब उनको पता चल गया कि भाई अब ये जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है उसके हिसाब से हम हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते, और किसी भी तरीके से हम कश्मीर को मिलिटरली हम अपने साथ नहीं जोड़ सकते। तो इनके एक प्रेसिडेंट थे जिया उल हक साहब, तो उनको कहीं दिमाग में आया, वो अपने जब बचपन में जब वो कमीशन हुए थे आर्मी में, तब से ये रिवर्सेस हो रही थी पाकिस्तानी आर्मी की, तो उनको दिमाग में थोड़ी सी खुंदक थी। उन्होंने बोला लेट्स एक्सप्लॉइट इंडिया विद 1000 कट्स, इनको ब्लीड करते हैं 1000 छोटे छोटे कट से ताकि अपने आप मर जाए। तो उन्होंने एक ऑपरेशन टोपैक शुरू किया। उस वक्त हमारी इंसर्जेंसी खालिस्तान में, पंजाब में भी चल रही थी, तो खालिस्तानियों का भी अपर हैंड था। उन्होंने पहले उनका सहयोग किया, फिर उसके बाद जब उनको हमने कंटेन कर लिया तो ये कश्मीर की तरफ मुड़ गए। अब कश्मीर में जो इनके इन्फिल्ट्रेशन रूट्स थे, पहले शुरू में ये सारे आते थे गुरेज से, या अपना तंगदार से, या थोड़ा बहुत रजौरी पुंछ से। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल से रूट्स है इनके, नॉर्दर्न कश्मीर देन टू सदर्न कश्मीर।
यहाँ रजौरी पुंछ से आकर के मुगल रोड से क्रॉस करके सदर्न कश्मीर में। तो फिर हमने एलसी के ऊपर अपनी फेंसिंग शुरू की, एलसी को इफेक्टिवली डोमिनेट किया, उसको सील किया, तो तब इनकी जो इन्फिल्ट्रेशन थी वो कम हुई। तो उसके बाद इन्होंने भी अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करी। अब गवर्नमेंट ऑफ द डे जो थी उस वक्त कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस थे। अब ओपनली तो कोई नहीं जानता, बट सबको मालूम है कि जो अगर मिलिटेंसी फल फूल रही थी तो वो उनके बूते पे फल फूल रही थी, उनकी शय पे फल फूल रही थी। चाहे उनके कोवर्ट या ओवर्ट कॉन्टैक्ट्स थे पाकिस्तानियों के साथ या हुरियत के साथ, जो भी था दे वर वन, एंड दैट इज व्हाई 99 हैपेंड, 1990 हुआ कश्मीरियों का एग्जॉडस। तो उस समय फारूक साहब हमारे थे चीफ मिनिस्टर, और खुलेआम लोग जाते थे, ट्रेनिंग करके पार से वापस आते थे। अब वो कैसे होता था एडमिनिस्ट्रेशन को पता नहीं चलता था, ये बात समझ में नहीं आई। परंतु 370 जाने के बाद ये सारी चीजें बंद हो गई। यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स जो था सिक्योरिटी फोर्सेस का, चाहे वो पुलिस की थी, सेंटर की थी, आर्मी थी, आरआर थी या आईबी थी, एनआईए थी, वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए, जो पहले नहीं होते थे। पहले इनका आपस में कंपटीशन होता था। कुछ लोग टो करते थे ऑर्डर्स फ्रॉम द पॉलिटिशियंस, लोकल पॉलिटिशियंस, कुछ करते थे फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस। तो ये खिचड़ी पकी हुई थी, अल्टीमेटली मिलिटेंसी फल फूल रही थी और लोगों को तकलीफ हो रही थी। क्योंकि देखो कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, मैं चाहे पाकिस्तान सपोर्टर भी हूं, कल मेरे घर के बाहर कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया और मुझे समझना चाहिए उसमें मेरे घर का कोई चला गया तो नुकसान मुझे हुआ ना। वो क्यों हुआ? क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी पाकिस्तान के साथ थी, या मैं उनका सिंपथाइजर था, या मैं उनका ओवरग्राउंड वर्कर था। तो इस किस्म की जो चीजें थी वो फल फूल रही थी। अब 370 के बाद ये सारा बंद हुआ है। जो आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो पूरी तरह से सील हो चुकी है। तो अब इन्होंने बोला, अभी जैसे डिलिमिटेशन में उन्होंने अनंतनाग को राजौरी पुंछ से जोड़ा। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ से मैं एक चीज को रोक रहा, आपने कहा 370 के बाद सब कुछ बंद होगा, बंद हुआ, लेकिन ये ऐसा नहीं था। तूफान से पहले की खामोशी, बिल्कुल पहले खामोश थे, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। बिल्कुल नहीं, मैं आपको आप थोड़ा मेटाफोरिकली बोल रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैं खुद प्रेजेंट था उस वक्त उन ऑपरेशंस में, 3 मेरी अपॉइंटमेंट थी। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस गुपकार रोड में जो ऑफिस है, मैं वहाँ भी, मेरी एक अपॉइंटमेंट वहाँ पे भी थी। तो क्या हो रहा था कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे मिलिटेंसी के अगेंस्ट, जो हमारे ऑपरेशन हो रहे थे, हमारे लॉसेस भी थे, रिजल्ट्स उतने नहीं आ रहे थे। 20%, 30% थोड़ा बहुत आ गया, नॉट मोर दैट। बट उस 370 जाने के बाद क्या हुआ कि जो कमांड थी वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में चली गई। तो सारी की सारी एजेंसीज थी वो एक टेबल पे आ गई। पहले यहाँ गवर्नर थे, फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर आ गए। तो वो उनको तो वो इंटरेस्ट नहीं थे जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस, चाहे पीडीपी वाले थे या एनसी वाले थे या बाकी थे या हुर्रियत थे, उनके इंटरेस्ट नहीं थे। तो वो चाहते थे कि ये सारी एजेंसीज मिलकर लड़ें। तो मिलकर लड़ने से क्या हुआ कि मिलिटेंसी काफ़ी हद तक खत्म हुई। मैं नहीं बोलता जीरो हो गई, बट काफ़ी हद तक खत्म हो गई। अब जो खत्म हुई तो आपको पता ही है, आप जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी शुरू कर दी। पहले आपने डीडीसी इलेक्शन कराई तो उन्होंने कैंडिडेट्स को पिकअप करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी, उसमें भी उनको प्रोटेक्शन दे दी गई। फिर इन्होंने जो वहाँ पे पंडित रह रहे थे, जो माइग्रेट नहीं किए थे, उनको एक एक करके मारना शुरू किया, चाहे वो कोकरनाग में थे, अनंतनाग में थे। फिर उसके बाद जो इवन जब ये आपके लैंड लॉज फॉलो हो रहे थे, ये क्या बोलते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स बन रहे थे, तो फिर उन्होंने वो क्या नाम था उनका, जो अपने केमिस्ट की दुकान थी जिनकी कई सालों से, उनको मारा। फिर एक ज्वेलर जो थे जिन्होंने अपना वो डोमिसाइल बनाया, ज़मीन खरीदने की कोशिश की अपने नाम पे, उनकी किलिंग करी। तो इस तरह से स्ट्रैटेजीज बदलती गई। तो फाइनली उनको अब ये पता चल गया है कि जितने भी ओवरग्राउंड वर्कर्स, सिंपथाइजर्स, जो भी पकड़ा गया या जो भी शक के घेरे में आया, उसकी या तो प्रॉपर्टी सील कर ली गई, या उसको अंदर सर्वेलेंस रखा गया, या उसको अंदर कर लिया गया, यानी कि फुल फ्लैश वो चल पड़ी। तो अब क्या हो गया कि वो एक किस्म के फंस गए वहां पे। फिर G20 हुआ। अब आज की डेट में बोलते हैं टूरिस्ट का फुटफॉल देखो, मैं जो बोल रहा है कि 2.5 करोड़ का कुछ आ रहा है, ऑलरेडी आ चुके हैं, आने वाले हैं। तो अब ये टूरिस्ट को नहीं हाथ लगाते, बाय द वे, ये आप नोटिस करिए, टूरिस्ट को नहीं हाथ लगाते। आपके अगर कोई गवर्नमेंट वर्कर्स हैं या इवन क्लास 4 एम्प्लॉयज हैं जो बिहारी हैं या बाकी पार्ट्स ऑफ कंट्रीज में आते हैं, उनको मारते हैं ताकि उनको डिस्करेज करें कि बाहर के लोग यहाँ पे ना आए। तो जब वो भी सारा ना, आपने कहा स्ट्रेटजी चेंज करते रहे हैं, स्ट्रेटजी चेंज करते रहे, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मिलिटेंसी खत्म नहीं कर पाए, हम मिलिटेंसी को पीछे ढकेल नहीं पा रहे। देखिए गुप्ता साहब, ऐसा है कि मिलिटेंसी एक ऐसी चीज है जो कहीं पे शुरू हो जाए वो जीरो नहीं हो सकती। आप वर्ल्ड ओवर कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, किसी भी एरा का, किसी भी मिलेनियम का ले लीजिए, जीरो नहीं हो सकती,
कम होती है, कंट्रोलेबल होती है। तो यहाँ पे जब ये कंट्रोलेबल लेवल्स पे आ रही थी तो तब इन्होंने बोला अब क्या करें, अब तो सब तरफ से घिर गए। तो तब इन्होंने अपना रास्ता चूज किया कि लेट्स नाउ डाइवर्सिफाई इनटू राजौरी, पुंछ, जम्मू एरिया। यानी कि बीमारी वहां थी, इन्होंने इन्फेक्शन यहाँ पे लगानी शुरू कर दी। और उससे क्या हुआ कि बहुत सारी इस साल के शुरू में सबसे पहले आपने डांगरी देखा, फिर आपने भट्टा दूरियां देखा। अब वो ईद वाले दिन उनकी जो इफ्तार की पार्टी होती है शाम को, वो सामान लेकर के आर्मी वाले गांव वालों के पास जा रहे थे, पर उन्होंने पूरी तैयारी के साथ उसको एम्बुश किया, लॉसेस भी हुए, मेजर इंसिडेंट हो गया। फिर उसको उसके अगेंस्ट ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर कांडी हो गया। फिर अभी रिसेंटली 2-4 आई थिंक 10 दिन पहले मंडी इंसिडेंट हो गया। फिर परसों से ये करोल वाला ऑपरेशन चल रहा है। तो अब यह क्या है कि अब इस एरिया के अंदर भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो पूरी तरह से सक्रिय हैं। यानी कि जितनी भी गुफाएं थी यहाँ पे टेरेन जो है बहुत अंडुलेटिंग है, एलसी सील्ड है और बहुत ही थिकली फॉरेस्टेड एरिया है। तो यहाँ पे छुपने का इलाका बड़ा ज़्यादा है। फिर उसके बाद बहुत सारे आपके गुजर बकरवाल जो है वो अभी सर्दियों में नीचे आएंगे, तो उनकी जो ढोके हैं वो सारी के सारी ढोके अंडर सर्विलेंस हैं। गुफाएं जितनी नेचुरल केव्स थी वो अंडर सैटेलाइट सर्विलेंस है, और उनको वहां से पूरी की पूरी उनके मगर लगे हैं। तो वहां से निकल के भी उनके पास एक ऑप्शन थी कि वो जम्मू की तरफ आते हैं, और दूसरी ऑप्शन थी वो मुगल रोड से क्रॉस करके साउथ कश्मीर में कुलगांव डिस्ट्रिक्ट या अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट या आगे तराल के जो फॉरेस्ट हैं उस तरफ जाएं। तो वही एग्जैक्टली हम पिछले 3-4 दिन से जो ऑपरेशन चल रहे हैं वो वहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी कुछ लॉसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं रिटायर्ड हूँ तो मैं बोल सकता हूँ, जब सर्विंग था तो शायद नहीं कह सकता था। मैं कहता हूँ कि जो आदमी भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो भारत के अगेंस्ट है, भारत के आइडिया के अगेंस्ट है, उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं कि कोई भी इम्यूनिटी नहीं देनी है। कि अगर हमने उसको पकड़ा है कि पहले हम उसको पुलिस को हैंड ओवर करेंगे, 24 घंटे में मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेंगे, वो करने की जरूरत नहीं है। किया हमने शुरू में जब इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी तो हमारे 4 बंदे मर गए, और वो जवान मेरे साथ खड़ा है, वो कहता सर कल इसी ने तो मारे थे, और ये पता नहीं पुलिस से जाकर के कोर्ट में जाके छूट के फिर वापस आ गया। तो क्या जवाब दें हम अपने जवानों को? आप देखो, एज एन मिलिट्री वाला, सिक्योरिटी फोर्सेस वाला, चाहे वो पुलिस वाला हो, कोई भी हो, जो जवान लड़ रहा है, यू आर इन द लाइन ऑफ फायर। उस बंदे को कहना भी तो लाइन ऑफ फायर में आके खड़ा हो जा, और जिस बंदे ने उस पर गोली चलाई है उसको हमने पकड़ा है और वो फिर छूट के आ जाता है बंदा, तो वो कहेगा सर पागल है हम, बार बार छूट के आया। तो फिर उन्होंने बोला इसको खत्म करो, एलिमिनेट करो। तो इस किस्म की जो ऑपरेशंस हैं तो वो अभी इस तरफ यहाँ चल रहे हैं। एक ये सबसे बड़ी बात है भगत साहब, ये नहीं है कि हम पॉलिटिकल माइलेज के लिए ही ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर मुगल रोड का रहता, उस वक्त मिलिटेंसी पीक में थी जब मुगल रोड का बनाया गया, ये किया गया, और उस वक्त जब सब देख रहे थे, सब यही कह रहे थे कि ये एक नया रूट बन जाएगा मिलिटेंट्स के लिए, कश्मीर के जाने के लिए बड़ा आसान रूट हो जाएगा, और हुआ भी यही, हुआ भी। अब नई चीज वो और एक सामने है कि अनंतनाग को जाके जम्मू कश्मीर और उसके साथ मिला दिया है। ये मतलब पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए कहीं ऐसा नहीं है, कल को और भी ज्यादा मिलिटेंसी यहाँ पे बढ़ती है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो राजौरी पुंछ भी एक लाइन ऑफ कंट्रोल वाला रूट था। जो मुगल रूट उस वक्त चाहे इतना वेल डिफाइंड नहीं था, पर फिर भी ट्रैक तो था, कच्चा ट्रैक था। तो ये मिलिटेंट्स का एक रास्ता, एक डेजिग्नेटेड रूट था। अब इसको इम्प्रूव करने की क्या जरूरत थी, मुझे समझ में नहीं आई। और मान लो अगर ये इसमें 4-5 महीने बंद रहता है बर्फ की वजह से, कुछ डैमेजेस होती है, तो अब उसको डैमेजेस को मत रिपेयर करो ना। अब क्या चाहते हैं? अब देखिए क्या हुआ है। बाबा गुलाम शाह एक शायद यूनिवर्सिटी है राजौरी, वो राजौरी पूरी की पूरी, यानी कि 80% जो उसमें स्टूडेंट्स आ गए हैं वो सारे अनंतनाग, कुलगांव, शोपियां डिस्ट्रिक्ट के हैं। आपने वो वाला इलाका इस तरफ जोड़ दिया है। अब मैं नहीं कहता कि वो लोग टेररिस्ट हैं या पाकिस्तानी हैं, बट उनमें कम से कम सिंपथाइजर जरूर होंगे। और ये सिंपथाइजर, ये नहीं मैं कह रहा कि वो पाकिस्तानी है। सिंपथाइजर मैं बन गया हूँ जैसे टेररिस्ट का, तो उसके वेरियस कारण हो सकते हैं। हो सकता है रिलीजियस रीजन हो। मान लिया कि आप अल्लाह की जहाद, गजवा हिंद पे आपके इंडोक्ट्रिनेटेड है, पर उसके अलावा मेरे को कोई गन दिखाए, बोले तुम मेरा बड़ी दो, जैसे टेररिस्ट करते थे, किसी के भी घर में घुस गए, खाना खिलाओ, औरत दो, ये चीजें हुई हैं श्रीनगर में, और काफी व्यापक तरीके से हुई हैं। बल्कि एक मेरे दोस्त हैं, उनके फादर डायरेक्टर रिटायर हुए हैं, सीनियर JKS ऑफिसर। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने बोला मैं मस्जिद में अपनी वो सेवा दूंगा, जो भी मुकदमी क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, यानी कि मैं मस्जिद में सेवा करूंगा। अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो अल्लाह के, तो मस्जिद को उन्होंने रख रखाव रखना। तो पाकिस्तानी टेररिस्ट जो थे वो आते थे, वो इनको उन्होंने बोला भाई जूते बाहर उतारो, तुमको क्या पता इस्लाम क्या है, और वो उन्होंने थप्पड़ मारा और जूतों के साथ अंदर। तो इस किस्म का उनके अंदर भी है, डर है, भाई ये गोली ना मार दें।
तो शायद उसकी वजह से उनको शेल्टर कर रहे हैं, और डर की वजह से, या कोई अगर मैं अब गरीबी गुर्बत तो है वहाँ पे, गरीबी की वजह बोले भैया मैं, तू मुझे अपने घर में 4 दिन रहने दे, मैं तेरे को 1 लाख रुपए दे दूंगा, 50,000 रुपये दे दूंगा। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लोग उनके कब्जे में आ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने बरीर साहब, ये जितनी चीजें आप बता रहे हैं, ये 80s से हम यही कुछ सुनते आ रहे हैं, यही कुछ सुनते आ रहे हैं, और 80s के बाद भी जो 90s में, उसके बाद अब जाके हमें लगा था 370 के बाद कि सचमुच यहाँ पे कम, चलो मैं आपकी बात मानता तो कम होगी, खत्म नहीं हुई, कम नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से लगातार रजौरी में और कश्मीर के कोकरनाग एरिया में या कहाँ बारामूला भी आईडी वहां पे ब्लास्ट की गई, ये एकदम जो 3-4 दिन से लगातार जो हो रहा है, इससे लग रहा है कि वो दबे हुए थे। आर्मी के जवानों ने दबा के रखा था, पुलिस ने दबा के रखा था, सिक्योरिटी फोर्स ने दबा के रखा था, उनको जब भी मौका मिला फिर बाहर आ गए। नहीं, अभी मैं थोड़ा सा आपको अमेंड करना चाहूँगा कि थे स्लीपर सेल्स होते हैं, ओवरग्राउंड होते हैं, सिंपथाइजर्स भी होते हैं, और बाहर वाले भी आ जाते हैं, परंतु अभी जो एक तंत्र बना हुआ है ना, जो इस चीज़ को काउंटर करने का, वो एक बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहा है। अब ये स्पेशली जो अभी मंडी का इंसिडेंट हुआ है, बट्टा दूरियां वाज अ वेरी बिग हिट फॉर द इंडियन आर्मी, क्योंकि उसमें हमारे जो लोग मारे गए वो अनप्रेसिडेंटेड था। उसके बाद कमांडोज गए, जो आपका कांडी में हुआ वो भी था। तो उसके बाद से इंडियन आर्मी, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस, उनके सारे विंग्स, अब ये सारे इनके पीछे लगे हुए हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये टेररिस्ट एक्टिवेट नहीं हो रहे, ये हमारे लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और उनको पकड़ने में छोड़ेंगे नहीं। और अब देखिए ना, ये एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा एस्पेक्ट है पैसा कहाँ से आ रहा है। आप बोलते हैं कि ड्रोन से भेज दिए, कितने भेजेंगे, 2-4 गुड्डियाँ भेजेंगे। ये एक ऑर्गेनाइज तरीका है, जब पत्थर मारना, रुदाली का काम करना, किसी टेररिस्ट की मौत पे उसके जो पहले हम फ्यूनरल प्रोसेशन अलाउ कर देते थे उसको यूटिलाइज करना, ये एक टेंडरिंग प्रोसेस होता है पाकिस्तान की IIC की तरफ से। पर इतने मुझे पत्थर मारने वाले चाहिए, इतने इंसिडेंट चाहिए जैसे टेंडर में करते हैं, इतनी रुदालियाँ चाहिए, इतने बंदों को मारना है, हर एक कर्नल की अगर हत्या होती है तो आपके पास इतने पैसे दिए जाएंगे, मेजर के इतने दिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें फिक्स्ड है और ये टेंडरिंग प्रोसेस होता है, और जो लोएस्ट बिडर होता है उसको मिल जाता है। अब मनी कैसे ट्रांसफर होती है, अगर आपको याद हो 3 या 4 साल पहले गांधीनगर में रेड हुई थी, एक कोई अपना मैंगो ग्रोवर से पाकिस्तान को मैंगोज भेजते थे, एक ट्रक भेजा मैंगोज का, कागज पे 10 भेजे, कीमत 10 की आ गई, लीगल ट्रांसफर है, बिल्कुल प्रॉपर बैंकिंग ट्रांसफर है, और 10 में उनको बोला गया बेटा अब इतना आप अपने पास रखिए और बाकी फलाने को बांटिए। फिर वो भी चलो एक फिर ट्रेड बंद कर दिया गया। अब टूरिस्ट का सीजन है, टूरिस्ट स्टेशन है, आप टूरिस्ट एजेंसी खोल लीजिए। अमेरिका से एक ग्रुप बुक होगा, कोई मान लो 30 बंदों का, एक बंदे ने $10,000 मतलब $3 लाख की डील हुई। नीचे छोटे वर्ड्स में लिख दिया जाएगा कि इन केस द टूरिस्ट इज कैंसल्ड नो रिफंड विल बी गिवन। तो $3 लाख तो आपको आ गए ना आपके पास, और बहुत बड़ी रकम होती है $3 लाख। तो इतने पैसे आपके पास, करोड़ों रुपए आ गए, फिर उनको भी इंस्ट्रक्शन है इतना आप अपने पास रखिए बाकी बांटिए। अब ये सब चीज़ों पे शिकंजा लग गया होगा। मैं ये नहीं कहता कि सारी एलिमिनेट, अभी हो सकता है ये जो हमने पकड़ी हैं, हो सकता है कुछ और भी लूप होल्स हों मनी ट्रांसफर के। जैसे मैं खुद भी यूनाइटेड नेशंस में था, वहाँ पे 3-4 आते थे हमारे वेंडर्स हमारे पास। अब मुझे नहीं समझ आता था कि वहाँ पे माइलॉब्स आए हैं कोई 8 कंट्रीज़ के, 10-12 टाइम पे होते हैं, सारी शॉपिंग कर रहे हैं। ऐसा क्या है श्रीनगर में शॉपिंग करने वाला? कोई एक चीज़, भाई आपने कोई लकड़ी का कोई सामान खरीद लिया या कोई कारपेट खरीद ली, रोज़ ही खरीदोगे क्या? तो मुझे वहीं पे शक था कि ये कोई और तरीका आ रहा। पाकिस्तान से वो आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान से वो जहाज़ आता है, कोई चेक नहीं होता उसका, इंडिया में लैंड करता है, कोई चेक नहीं होता, क्या लेके आया क्या लेके गया किसी को पता नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं जो कर रहे हैं, पर वो सब अभी अंडर स्कैनर आ गए हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त G20 की वजह से पाकिस्तान को वैसे भी थोड़ा सेटबैक है, दुनिया में हमारी हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है, पाकिस्तान के लोग खुद बोल रहे हैं। वही तो पहले ही शुरुआत में कहा ना, आधे तो ज्यादा पाकिस्तानी हमारे फेवर बोल रहे हैं। परंतु ये जो एजेंट लोग, जैसे मुझे कल भी उन्होंने सवाल पूछा कि सर जब पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है तो इनकी फंडिंग कैसे कर रहे हैं। देखिए, ये पाकिस्तान की जो फंडिंग है जो इंडिया के अगेंस्ट, वो उनके बजट में नहीं है, वो उनकी GDP में नहीं है। और जितनी भी खेती होती है नार्को टेररिज्म जो है अफगानिस्तान बॉर्डर पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर फ्रंट में, खैबर पख्तूनख्वा में, वो सारी की सारी अनडिस्क्लोज्ड है।
वो सारी ISI क्रिएट करती है। इनफैक्ट वो एक किस्म का ड्रग्स बॉल है पूरी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको पता नहीं बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं उसके, और वो पैसा जो है वो यूज करते हैं। तो पाकिस्तान कल को फेल भी होता है, और अगर उनकी ISI आर्मी चाहे मान लो अफ्रीकन कंट्रीज की तरह भी एग्जिस्टेंस में रहती है, तो टेररिज्म चलता रहेगा। लेकिन एक बात है, जिस तरह से POJ में उन्होंने कैंप्स देखे गए हैं, हमारे जो सिक्योरिटी फोर्स हमारी एजेंसीज बता रही हैं, क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत नहीं है इस वक्त? सर्जिकल स्ट्राइक आप 2 करके आए हो, अब देखिए अब अपनी तरफ अपने गिरेबान भी झांक के देखो। आज तक आपके ऑपोजिशन बोलते हैं प्रूफ दो। अरे मिलिट्री ऑपरेशन है यार, मिलिट्री ऑपरेशन का प्रूफ नहीं दिया जाता। उसमें 50 चीज़ें अच्छी होती हैं और 10 चीज़ें खराब भी होती हैं। तो जब उसकी रिपोर्ट तो बनती है, दैट वी आर अवेयर ऑफ इट कि कहाँ हमारे से गलती होगी, बट अल्टीमेटली ओवरऑल इट इज़ अ सक्सेस। फिर वो आर्गूमेंट कर लीजिए हम लोग, चूँकि अभी क्लासिफाइड मैटर तो मुझे भी पता नहीं होगा। अब वो कहता है जी आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बालाकोट में, वो 3-4 पेड़ों के पत्ते गिरे। यार अगर 3-4 पेड़ों के पत्ते गिरे तो आपने 1 महीना उस एरिया को फॉरेन टूरिस्ट के लिए बंद क्यों किया? दिखाते हैं उनको पत्ते गिरे। हमारे पास सैटेलाइट पिक्चर्स हैं उनकी जो बिल्डिंग्स हैं। अब उसमें हमारे पास 2 किस्म के प्रिसीजन स्ट्राइक बॉम्बिंग होती है, इजराइल ने हमें दी है, स्पाइक्स 2000 और स्पाइक 2000। एक होता है जो अंदर जाके, एक्चुअली एयरफोर्स का था, तो जो रनवे के अंदर जाके फटता है, पहले पेनिट्रेट करता है फिर फटता है, ताकि हमें रनवे के ऊपर क्रेटर्स बनाए, दुश्मन की रनवे वो इस्तेमाल ना कर सके। और दूसरा होता है सीधे जाके बचा देता है। तो हमारे पास वो थे जो अंदर जाने वाले थे। तो सैटेलाइट पिक्चर में आपकी जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर 2 बड़े क्लियर होल दिख रहे हैं जो उस डेट को दिखे, और बाद में जब महीने के बाद जब उन्होंने फॉरेन टूरिस्ट को अलाउ किया तो वो होल्स नहीं थे। तो इसका मतलब अंदर जाके फटे ना, डिस्ट्रक्शन तो हुई। अब आप कह लो, और फिर 1 महीने में आपने अंदर को भी रिकंस्ट्रक्ट करा होगा, तो वो 1 महीने का क्यों किया? उसी तरह से उड़ी की स्ट्राइक की जब होती है तो हमारे पॉलिटिशियंस फिर प्रूफ मांगते हैं। अभी एक नई बकवास शुरू करी हुई है कांग्रेस पार्टी ने शायद, कि पुलवामा कैसे हुआ। ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ भाई, इतना बड़ा RDX कैसे आया? हालांकि मैं इंटरनेट पे उसको कर सकता हूँ इम्पोर्ट, सेल कर सकता हूँ, होम डिलीवरी होती है, बट दैट क्वांटिटी मीन्स किसी ने प्लान करके रखा है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया है, नहीं पता चला। वो एक इंटेलिजेंस फेलियर हो सकता है, बिल्कुल, वो तो एक इंटेलिजेंस फेलियर की बात हुई है। बट वो ये नहीं हो सकता कि भाई गवर्नमेंट ने कराया, कि जो उसने हवाई जहाज मांगे थे। यार सारी ट्रांजिट कैंप्स हैं, रोज आपकी कॉन्वॉयज चलती हैं, ROPs होती हैं, सिस्टम है मूवमेंट का, तो कहाँ से मांगे हवाई जहाज? 1 आधा 2 हवाई जहाज आर्मी को भी मिलते हैं हफ्ते में। उस दिन जब वो जा रहे थे, कॉन्वॉय जा रही थी, इन्हें नॉर्मल बात, कोई स्पेशल ऑपरेशन नहीं था। तो वो पॉइंट ऑफ चूजिंग, डे ऑफ चूजिंग तो टेररिस्ट के पास है ना। इनिशिएटिव, जैसे चाइना के सुन त्सू हैं, वो तो यही कहते हैं कि इनिशिएटिव इज ऑलवेज विद द अटैकर। तो आप अटैक करेंगे, पॉइंट ऑफ चूजिंग, टाइम ऑफ चूजिंग ऑफ योर कन्वीनियंट। तो उसको जिस दिन लगा कि मेरी गाड़ी में एडिक्वेट आ गया है और ये ROP लगी हुई है, सिविल व्हीकल्स भी परमिटेड हैं, और उसमें अगर एक कॉन्वॉय 20-30 गाड़ियों की चल रही है CRPF, तो एक को जाकर उसने ठोक दिया। बरीड साहब, मैं अंत में आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने भी जैसे कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस सेना भी बता रही है कि बॉर्डर सील किया हुआ है, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल, आना बहुत मुश्किल है, इन्फिल्ट्रेशन बहुत मुश्किल है, लेकिन GOC नॉर्दर्न कमांड ने कहा जो रूट जो है नेपाल का है वो ले रहे हैं। तो क्या ये हमारा अगेन सिक्योरिटी फेलियर नहीं है कि नेपाल से बॉर्डर क्रॉस करके रजौरी पहुंचो, श्रीनगर पर कश्मीर में पहुंचना इस बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर? देखिए, रूट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ थोड़ा सा आपको, कि कश्मीर में कोई इंसिडेंट होता है, कोई रेप हो गया, किलिंग होगी, कश्मीर में किसी को पता नहीं है, शायद किसी न्यूज़पेपर ने भी कवर नहीं किया। वो 8 दिन के बाद कोई न्यूज़पेपर कवर करता है, कहाँ का? बंगाल का, वो भी 7-8 दिन के बाद। ये हो सकता है कोई इंसिडेंट यहाँ पे हो और आपको ना पता और बंगाल के जर्नलिस्ट को पता हो सकता है ऐसा, और वो भी पता लगे 10 दिन के बाद। इसका मतलब ये खिचड़ी पक रही कहीं पे। अब नेपाल का पोरस बॉर्डर है, बंगाल का पोरस बॉर्डर है, बांग्लादेश का, श्रीलंका का पोरस बॉर्डर है, राजस्थान का पोरस बॉर्डर है। हालांकि इनकी होती है, चेकिंग होती है, नाकेबंदी होती है, बट एक आधा बंदा जो एक टेररिस्ट है, जो एक अनलॉफुल बंदा है, उसको निकलने में क्या प्रॉब्लम? और यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं यूनाइटेड नेशंस में था, गुपकार रोड में, मेरे पास IB वाले बोलते थे आगे, एक उनके SP साहब थे, तो ऐसे ही मैंने बोला, मैं कहा पाकिस्तान की तरफ कभी हम नॉर्मली BCPs में तो हम जाते थे, तो मैं कही मुजफ्फराबाद का एरिया कैसा है? कहते चलिए आपको दिखा कर ले आते हैं, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे। मैं कहा एक्सक्यूज़ मी, कोई बॉर्डर चेक पोस्ट, कोई पासपोर्ट, कोई वीज़ा, फलान ढिमकान, कुछ ज़रूरत नहीं।
हो जाता है। पर ये मैं बात कर रहा हूँ 25 साल पहले की। बट आज की डेट में देयर इज अ प्रॉपर फेंसिंग, सर्वेलेंस डिवाइसेस कवर्ड विद द फायर, पेट्रोलिंग रेगुलर। आज अब वो पॉसिबल नहीं। तो वो जब उस वक्त पॉसिबल था तो उसका फ़ायदा उठा लेते थे। अब यहाँ बंद करोगे तो वो कोई और जगह ढूंढेंगे। तो इसलिए आप बोल रहे हैं नेपाल से, अगर उन्होंने आर्मी कमांडर ने बोला तो उनके पास होगी इनपुट कि नेपोलीज टेरिटरी से वो लगवा रहे हैं। वैसे भी नेपाल इस वक्त चाइना के पाले में जा रहा है, हमारे पास थोड़ा कम है। तो हो सकता है चाइनीज़ की मदद से उन्होंने बोला इन्फिल्ट्रेट करो इन ए डिफरेंट गाइस। उसको हो सकता है एक बहुत बड़ा सेठ बना के भेजा होगा किसी प्राइवेट चार्टर प्लेन में, वो आया होगा एज ए बिजनेसमैन, है एक्चुअली वो टेररिस्ट। तो अपना यहाँ आके चोला बदल लें, हाइब्रिड टेररिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए। रेड साहब बिल्कुल ठीक कहा। तो इस वक्त तो हम जितने हमारे जवान ऑफिसर्स जो हैं शहीद हुए हैं, उन सबको पीपी न्यूज़ लाइन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है कम से कम ऐसी बात, शहीदों का जो क्रेडिट है वो भूलना नहीं चाहिए। मेरे देशवासियों, एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे ने अपनी जान दी है, नॉट ओनली हिम, उसकी पूरी फैमिली जिनको इफेक्ट हुआ है, जिनको डोगरी बोलते हैं सेक लगा है, वो आपने उन लोगों को आपने नहीं बोलना है। उन लोगों की जो कुर्बानी है, उन लोगों का जो काम है, वो हम सब लोगों से ज़्यादा है और उनको हमेशा आपने हाईएस्ट पेडेस्टल पे रखना है, चाहे वो कहीं पे भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।